नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप प्रेस कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर जो है वो मिल जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं प्रोडक्ट्स के बारे में, सेलिंग स्किल्स, सेलिंग टेक्निक्स, कॉम्पिटिटर्स, इनके बारे में जो है काफी नए नए मटेरियल लाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के वजह से आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं उनको ये वीडियो जो है वो आसानी से मिल सके और उनको भी फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 1। What is the objective behind mortgage redemption insurance? मतलब मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस है फैसिलिटेट चीपर मॉर्गेज रेट्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोअर्स, प्रोटेक्ट वैल्यू ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, इवेड इविकेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोअर्स, ये इसका सही आंसर है। तो जब भी हम लोग कोई लोन लेते हैं कोई भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस लिया जाता है, वो होता है मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस। अगर जिसके नाम से लोन है उसकी डेथ हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी फैमिली मेंबर जो है वो आगे का जो लोन है वो भरने में उनको दिक्कत हो सकती है। तो मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस लेने से ये होता है कि अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लोन का आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर कर देती है। इसकी वजह से मृत लोन होल्डर जो है उसकी फैमिली को काफी राहत मिलती है, उनको ईएमआई की चिंता नहीं करनी पड़ती और उनका लोन जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। Question number 1. The sum assured under Keyman insurance policy is generally linked to which of the following? मतलब Keyman insurance में जो sum assured दिया जाता है वो जो भी नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किस पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शंस है Keyman इनकम, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस हिस्ट्री, इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, इसको ध्यान में रखते हुए सम एश्योर्ड जो है वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं जिनको कीमैन कहा जाता है, जिनके होने न होने के वजह से कंपनी को या कोई भी बिजनेस को अपना काम करने में फायदा या नुकसान हो सकता है, ऐसे लोगों को जब पॉलिसी दी जाती है तो उनका जो सम एश्योर्ड है वो बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे तय होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस MRI कैन बी कैटेगराइज अंडर। मतलब मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस जो है ये नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से किस में कैटेगराइज हम कर सकते हैं? ऑप्शंस है इंक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस, डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ एश्योरेंस और यूनिवर्सल लाइफ एश्योरेंस। ऑप्शन 2 डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस, ये इसका सही जवाब है। डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस में ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें कुछ परसेंटेज से हर साल सम एश्योर्ड जो है मतलब रिस्क अमाउंट जो है वो कम होते रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 50 लाख रुपए का डिक्रीजिंग टर्म प्लान लिया हुआ है और जिसमें हर साल 10% अगर डिक्रीज होना है, तो ऐसे केस में अगर पॉलिसी होल्डर की फर्स्ट ईयर डेथ हो जाती है तो उसको 50 लाख उसके नॉमिनी को दिए जाते हैं। अगर उसकी सेकेंड ईयर डेथ होती है तो उसको 45 लाख, मतलब 50 लाख के 10% लेस करके, मतलब 5 लाख कम करके 45 लाख उसके नॉमिनी को दिया जाता है। तीसरे साल अगर डेथ होती है तो वापस उसमें से 5% मतलब 5 लाख रुपए जो है वो कम हो जाएंगे और जो अमाउंट दी जाएगी नॉमिनी को वो रहेगी 40 लाख। तो ऐसे हर साल जो है वो कुछ परसेंट से डिक्रीजिंग टर्म प्लान में सम एश्योर्ड है वो डिक्रीज होता है। जब हम लोन लेते हैं तो लोन भी जो है वो हर साल कुछ अमाउंट से जो है वो कम होते रहता है, क्योंकि हम लोग उसके बदले में EMI पे करते हैं। इसलिए जब बड़े अमाउंट का लोन दिया जाता है उसके साथ में डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस जो है वो दिया जाता है। तो इसी वजह से मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस को हम लोग डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द बिलो लॉसेस आर कवर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस। मतलब कीमैन इंश्योरेंस में नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन से लॉसेस कवर किए जाते हैं? ऑप्शंस है प्रॉपर्टी थेफ्ट, लॉसेस रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन अ की पर्सन इज अनेबल टू वर्क,
जनरल लाइबिलिटी और लॉसेस कॉज ड्यू टू एरर्स एंड ओमिशन। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन जो है लॉसेस रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन अ की पर्सन इज अनेबल टू वर्क, ये इसका सही जवाब है। कीमैन इंश्योरेंस में उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चोरी होती है या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी जनरल लायबिलिटी है, मतलब किसी का कुछ बकाया है, तो वो जो अमाउंट है वो कवर्ड नहीं होती है। हाँ, लेकिन कीमैन के नहीं होने से जो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा वो कवर किया जाता है इस पॉलिसी में। क्वेश्चन 4, अ पॉलिसी इज इफेक्टेड अंडर MWP एक्ट if the policy holder does not appoint a special trustee to receive and administer the benefits under the policy, the sum secured under the policy becomes payable to। मतलब जब कोई भी पॉलिसी MWP एक्ट के तहत खरीदी की जाती है और उसमें पॉलिसी होल्डर ने अगर ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं किया हुआ और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो भी रिस्क अमाउंट है वो किसको पे की जाएगी। ऑप्शंस है नेक्स्ट ऑफ किन, ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट, इंश्योरर या इंश्योर्ड। MWP एक्ट के तहत जो भी पॉलिसी खरीदी की जाती है उसके जो बेनिफिशियरी होते हैं वो होती है वाइफ, चिल्ड्रन या फिर वाइफ और चिल्ड्रन साथ में। इसमें जो है एक ट्रस्ट बनती है और इसके जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिशियरी के अलावा इस पे कोई भी दावा नहीं कर सकता है। इस पॉलिसी के अंदर जो बेनिफिशियरी है उन्हें ट्रस्टी कहा जाता है। अगर इसमें पॉलिसी होल्डर ने ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं किया हुआ है तो जो भी बेनिफिट्स है उस राज्य की जो भी ऑफिशियल ट्रस्टी होती है उनको ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर जो है ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, महेश रैन अ बिजनेस ऑन बोरोड कैपिटल आफ्टर हिज सडन डिमाइज ऑल द क्रेडिटर्स are doing their best to go after Mahesh assets. Which of the below assets is beyond the reach of the creditors? मतलब महेश ने बिजनेस के लिए कुछ लोन लिया हुआ है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो जिनसे भी लोन लिया है वो लोग अपना जो पैसा रिकवर करने के लिए महेश के जो भी एसेट्स है उनको हासिल करके अपना जो भी अमाउंट दिया हुआ है लोन के तौर पर उसको रिकवर करना चाहते हैं। तो नीचे में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये क्रेडिटर्स उस पे हक नहीं जता सकते। ऑप्शंस है प्रॉपर्टी अंडर महेश नेम, महेश बैंक अकाउंट, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट, म्यूचुअल फंड्स ओन्ड बाय अ महेश। इसमें ऑप्शन 3 को छोड़ के सारे जो ऑप्शंस है क्रेडिटर्स जो है वो एनकैश कर सकते हैं। महेश के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर क्रेडिटर अपना जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। महेश के बैंक अकाउंट्स में जो भी पैसा पड़ा है क्रेडिटर उसे भी रिकवर कर सकते हैं। महेश ने अगर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो क्रेडिटर जो भी फंड वैल्यू रहेगा उसको भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन महेश ने जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है MWP एक्ट के तहत वो जो है क्रेडिटर उसको टच नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये दावा करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इस दावे को खारिज कर देगी। MWP पॉलिसी के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स महेश के नॉमिनी को मिले हैं वो क्रेडिटर्स उससे हासिल करके अपना जो भी लोन आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर कर सके। तो इसका आंसर जो है वो 3rd है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विथ रिगार्ड्स टू MWP एक्ट केसेस। स्टेटमेंट 1, मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू पॉलिसी होल्डर्स। स्टेटमेंट 2, मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टीज। इसका मतलब है कि नीचे जो भी 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से MWP एक्ट की जो केस है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू पॉलिसी होल्डर, मतलब मैच्योरिटी क्लेम्स के जो भी बेनिफिट है वो पॉलिसी होल्डर को दिए जाएंगे। स्टेटमेंट 2 है मैच्योरिटी क्लेम्स चेक्स आर पेड टू ट्रस्टी, मतलब मैच्योरिटी के जो भी बेनिफिट्स है वो ट्रस्टी को पे किए जाएंगे। ऑप्शन है 1 is true, 2 is true, both 1 and 2 are true, neither 1 or 2 is true। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब इसमें से सेकंड ऑप्शन जो है ये इसका आंसर है। मैच्योरिटी क्लेम्स के जो भी बेनिफिट्स है वो ट्रस्टीज को ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विथ रिगार्ड्स टू MWP एक्ट केसेस। स्टेटमेंट 1, डेथ क्लेम्स आर सेटल्ड इन फेवर ऑफ नॉमिनीज। Statement 2, death claims are settled in favor of trustees.
ऊपर का जो क्वेश्चन है और ये दोनों सेम है। ऊपर मैच्योरिटी क्लेम दिया हुआ है, नीचे डेथ क्लेम दिया हुआ है। तो इसका भी आंसर जो है ये सेकंड है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, डेथ क्लेम्स आर सेटल्ड इन फेवर ऑफ ट्रस्टीज। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट का जो बेनिफिशियरी है वो ट्रस्टी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अजय pays insurance premium for his employees. Which of the below insurance premium will not be treated deductible as compensation paid to employee? दो प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस विद बेनिफिट्स पेएबल टू एम्प्लॉय, कीमैन लाइफ इंश्योरेंस विद बेनिफिट पेएबल टू अजय। मतलब अजय ने जो एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी की है तो नीचे जो दो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन से पॉलिसी का प्रीमियम उसके एम्प्लॉय को कंपनसेशन के तौर पर नहीं माना जाएगा। ऑप्शंस है हेल्थ इंश्योरेंस विद बेनिफिट पेएबल टू एम्प्लॉय, कीमैन लाइफ इंश्योरेंस विद बेनिफिट पेएबल टू अजय। और इसके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है कीमैन लाइफ इंश्योरेंस विद बेनिफिट्स पेएबल टू अजय। मतलब सेकंड ऑप्शन जो है 2 ओनली, ये इसका राइट आंसर है। अब जैसे अजय कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी एम्प्लॉय के लिए खरीदता है तो वो एम्प्लॉय अजय के ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अजय के कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति होगा, इसी वजह से अजय ने उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो परचेस की है। अब इसमें से अगर जो भी बेनिफिट मिलने वाला है तो वो अजय की कंपनी को मिलता है। इसके लिए ये जो एम्प्लॉय को एक कंपनसेशन दिया है ऐसा नहीं माना जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का जो अजय प्रीमियम पे करता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए और उसका अगर क्लेम आ जाता है तो उसके जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो उसके एम्प्लॉय को मिलने वाला है। तो इस वजह से ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को कंपनसेशन माना जा सकता है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है ये कंपनसेशन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट टू बोरोअर्स हु प्लेज देयर प्रॉपर्टी एज कोलैटरल बट लिविंग देम इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज। मतलब प्रॉपर्टी को कोलैटरल सिक्योरिटी के तहत रखते हुए लोन देना, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो उसके ओनर के पास ही रखना, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शंस है सिक्योरिटी, मॉर्गेज, यूजरी, हाइपोथिकेशन। तो इसका ऑप्शन जो है ये है मॉर्गेज। आमतौर पर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि बंगलो, फ्लैट, शॉप, उनके ऊपर जो लोन किया जाता है उसको मॉर्गेज कहा जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार हो गई, 2 व्हीलर हो गई, इसके ऊपर जो लोन मिलता है उसको हाइपोथिकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द बिलो पॉलिसी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू होम लोन बोरोअर्स? इसका मतलब है कि नीचे में से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिन्होंने होम लोन लिया है उनको प्रोटेक्ट कर सकती है? तो ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो इसमें ऊपर हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि मॉर्गेज रिडीम्पशन इंश्योरेंस ये एक डिक्रीजिंग टर्म प्लान होता है जो होम लोन बोरोअर्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।